कनाडा में 700 स्टूडेंट डिपोर्ट हुए पिछले 3-4 महीने पहले। आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुनी होगी। इतनी सारी क्लियरेंस के बाद और 2-3 साल काम करवाने के बाद, टैक्स लेने के बाद, पूरी फीसेस लेने के बाद स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, इसीलिए मैं वॉक करने आया हूँ, लेकिन अभी फिर 7 बादलों ने अपनी आंख मचोली खेलना शुरू कर दी है। पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और धूप जब निकलती है बड़ा ही अच्छा वेदर हो जाता है, लेकिन पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि फिर दोबारा बादल आने लग पड़े हैं। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको लेके मैंने उसमें मेंशन किया था कि लोग काफ़ी ज़्यादा अपने फ्रॉडेंटल डॉक्यूमेंट लगा के किसी भी बाहर के कंट्री में चले जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं जब उनकी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है। और उसको जब यूनिवर्सिटीज़ या इमिग्रेशन चेक होते हैं, उसके बाद अगर उनके डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं तो उनको फ्रॉडेंटल केस में डाल के उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उनको 15 या 10 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। तो उसके बारे में मैंने वहाँ पे मेंशन किया था, कनाडा की एक एग्जांपल दी थी उस वीडियो में स्पेसिफिकली। काफ़ी सारे क्वेश्चन हुए हैं कि यार उस क्या इंसिडेंट क्या हुआ था कनाडा में, या स्टूडेंट्स को लेके क्या प्रॉब्लम हुई थी। उस पर पूरी एक वीडियो बनाओ कि क्यों स्टूडेंट्स रिपोर्ट हुए थे या स्टूडेंट्स ने ऐसा क्या किया था। फ्रॉडेंटल डॉक्यूमेंट तो वो यूज़ किए थे उन्होंने, लेकिन कैसे पकड़े गए। अगर इमिग्रेशन ने चेक करके बंदे ऑन बोर्ड किए, कंट्री में एक्सेस दिए, तो उसके बाद अगर इमिग्रेशन चेक कर लेती है तो फिर कैसे वो पकड़े गए, कैसे उनको इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद एक कंट्री डिपोर्ट कर सकता है। तो देखें, जितनी भी ये कंट्रीज हैं इनकी पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट। आप अगर इनका कोई कानून या कोई लॉ तोड़ते हैं तो ये बिल्कुल उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपके पास अगर यहाँ पे नेशनैलिटी भी हो, तो यहाँ पे अगर किसी के पास नेशनैलिटी और कोई वो लॉ या इनका कोई भी कानून तोड़ता हो तो वो उसी तरह ट्रीट होगा जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट या इमिग्रेंट्स या कोई भी, सब के लिए एक ही कानून है। तो यहाँ पे यही इसीलिए लोग कहते हैं कि बाहर के कानून या बाहर का लॉ सब के लिए एक बराबर है। तो ये सबको फिर एक ही पट्टी में तोलते हैं, इसीलिए इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इसकी बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत बड़े होने वाले हैं, इसलिए सारे लोग इस कानून से डरते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट जी, कनाडा में 700 स्टूडेंट डिपोर्ट हुए पिछले 3-4 महीने पहले। आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुनी होगी, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हर जगह इसको रिपोर्ट किया गया कि 700 स्टूडेंट। कनाडा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आपको कंसल्टेंट भी बताते हुए नजर आएंगे और आपको जितने भी आपके फ्रेंड्स भी हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपने कनाडा में लैंड कर लिया तो वहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं वहाँ पे रहने के लिए। तो वो कंट्री आपको खुद नहीं डिपोर्ट करता, ना ही निकालता है। वो इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा वो ख्याल करते हैं, ह्यूमन राइट्स का। क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया कि 700 बंदा एकदम उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। जो स्टूडेंट्स, जो भी जितने भी उनके बंदे थे, वो टैक्स भी पे कर रहे थे, वो अपने लीगल टर्म्स सब चीज़ों का उनके कंट्री के हिसाब से ख्याल रख रहे थे। अभी तक इन्वेस्टिगेशन स्टिल चल रही है, अभी तक सही उन्होंने खुद चीज़ें रिवील नहीं की, लेकिन जितनी चीज़ हमें पता चली है या जो मैंने सर्च किया, जो मुझे चीज़ पता चली है वो ये थी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, अपनी डिग्री ली, उसके बाद जो वहाँ पे वर्क वीज़ा मिलता है उन्होंने अपना वो वर्क वीज़ा लिया, उसके बाद टैक्स पे किया, प्रॉपर थ्रू चैनल सारी चीज़ें की। लेकिन जब उनका टाइम आया पीआर अप्लाई करने का, पीआर की एप्लीकेशन डालते हैं, पीआर की एप्लीकेशन से लेके एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसमें उन्होंने जो भी गवर्नमेंट होती है उन्होंने आपको डिसीजन देना होता है। और वो डिसीजन देने से पहले गवर्नमेंट आपके सारे चेक्स करती है कि क्या इसने इस कंट्री में, इसकी कितनी हिस्ट्री है, इसने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, क्या ये प्रॉपर इसका कोई भी ऐसा केस है यहाँ पे। अगर आपका कोई भी ऐसा केस हो तो वो आपको आपकी नेशनैलिटी जो होती है पोस्टपोन कर देते हैं या डिले कर देते हैं कि इसको प्रूव करें ये चीज़ या ये लीगल एक्टिविटी आपने की है या आप इसका मेंबर रहे हैं। अब उन्होंने ये सारे चेक्स किए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पकड़े गए जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगा के इस कंट्री में एक्सेस ली थी कनाडा में। अभी तक यही चीज़ रिपोर्ट की गई है और यही चीज़ सामने आई है। एक केस बना के अपने आप को इन्होंने प्रेजेंट किया और एक दूसरे कंट्री को बताया कि ये चीज़ें मेरे पास, ये डॉक्यूमेंट्स या ये स्पेसिफिक डिग्रीज या डिप्लोमा जो भी उन्होंने, जो भी जिस बंदे ने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किया है कि ये हमारे पास है, और ये झूठ बोल के उन्होंने एक्सेस लिया हमारे कंट्री में। उन्होंने ये एक डिसीजन मेड किया कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आए हुए थे उनका पर्पस स्टडी नहीं था, उनका पर्पस था वहाँ पे सेटल डाउन होना या जॉब करना या इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना। उनका जो कोर पर्पस था वो स्टडी नहीं था। इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन किया कि इन सारे स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जाए। ऑन द अदर हैंड जो लोग इस चीज़ का विक्टिम बने हैं, या काफ़ी सारे लोग एक और चीज़ भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि कनाडा ने स्टूडेंट्स से फीसेस ली, उसके बाद इनको इमिग्रेशन चेक पे सारा क्लियर किया, उनकी अपनी जितनी भी इमिग्रेशन है उन्होंने ही क्लियर किया, बाद में उन्होंने ही पॉइंट रेज किया कि ये लीगल नहीं। तो ये चीज़ें उनको पहले चेक करनी चाहिए थी। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जाती है, आप डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करें, उसके बाद
जब स्टूडेंट एयरपोर्ट पे आता है, आप उसके बाद उसका इंटरव्यू करते हैं एयरपोर्ट पे और प्रॉपर इमिग्रेशन वहाँ पे इंटरव्यू लेती है, उसके बाद आप अपने कंट्री में एक्सेस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम चेक करनी चाहिए थी। आपने उस टाइम फीसेस ली स्टूडेंट से, उसके बाद उनसे टैक्स लिया, उनसे प्रॉपर काम करवाया। PR देने की बारी आई है तो अब आप PR पे ये चीज़ रेज़ कर रहे हैं कि ये फ्रॉडेंटल डॉक्यूमेंट यूज़ करके आए हैं। तो स्टूडेंट्स और जो विक्टिम्स हैं और जो काफ़ी ज़्यादा और मीडिया है वो ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन चेक्स होते हैं इन कंट्रीज़ में वो ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करती है स्टूडेंट वीज़ा पे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमने स्टूडेंट को चेक कर लिया है, इसके डॉक्यूमेंट सही हैं, इसकी सारी हिस्ट्री ठीक है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी होता है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चेक करते हैं। वो होम ऑफिस ने उनको एक्सेस दी हुई होती है कि आप स्टूडेंट को अपने बिहाफ पे चेक करें। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बिठाती है और उसमें स्टूडेंट को चेक करती है कि आया कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है, इसकी इंटेंशंस क्या हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में। अगर किसी ने दिया है तो उसको पता होगा कि क्रेडिबिलिटी में वो ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, आप क्यों आना चाह रहे हैं, आप उसके बाद स्टडी के बाद आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। ये सारी क्लियरेंस के बाद और 2-3 साल काम करवाने के बाद, टैक्स लेने के बाद, पूरी फीसेस लेने के बाद स्टूडेंट्स और बाकी जो भी पार्टीज़ हैं वो कह रही हैं कि अगर ये आपने डिसीजन बनाया तो ये डिसीजन सही नहीं है, ये डिसीजन आपको पहले बोलना चाहिए था या वीज़ा नहीं ग्रांट करना चाहिए था। अब ये वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, ये आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, या आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। एक और चीज़ रिपोर्ट हुई है कि ये इनके पास काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गया कनाडा में, इमिग्रेशन वाले लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इस वजह से ये इमिग्रेशन को कट करने के लिए लीगली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसा काम किया या जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं या जो भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो बनाई गई है या चाहे वो ऑलरेडी एक्टिविटी उन्होंने स्टूडेंट्स ने की है, कोई ऐसी चीज़ अभी तक कोई भी पब्लिश नहीं की, ना कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई है कि आपको क्लियर पिक्चर पता चल सके। अभी तक यही चीज़ रिपोर्ट हुई है कि उन्होंने फ्रॉडेंटल डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे, जिसकी वजह से हमने उनको PR के लिए एक्सेस नहीं दिया, उनको डिपोर्ट करने का सोचा। अगर स्टूडेंट्स और थर्ड पार्टी की ये बात मानी जाए कि उन्होंने ये ऐसा कोई केस बनाया है, तो कनाडा दूसरी तरफ देखें तो वो ऑलवेज इमिग्रेंट्स को वेलकम करता है। इसीलिए उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ में इतनी ज़्यादा नरमी की है कि स्टूडेंट्स या विजिटर वहाँ जाके अपनी इमिग्रेशन ले सकते हैं। और वो ऐसा कंट्री है जिसमें आप विजिट वीज़ा स्विच करके वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं। तो इतनी सारी आप कह सकते हैं फैसिलिटीज़ एक गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लाजमी बात होगी जिस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया स्टूडेंट्स को लेके। तो लास्ट चीज़, कनाडा ने ज़रूर अपनी पॉलिसीज़ जो हैं चेंज की हैं क्योंकि उनको इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह पॉलिसीज़ नहीं की कि सारे किसी के पास कोई स्किल ना हो, कोई किसी को चीज़ आती जाती ना हो। पिछले दिनों मुझे एक बंदे ने बताया कि मैं विजिट वीज़ा अप्लाई करने लगा। मैंने पूछा किस बेस पे आप विजिट वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं, क्या आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है या आपने वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या कोई सिचुएशन आप मुझे बताएं किस रूट पे जाके आप विजिट वीज़ा अप्लाई करने लगे। आपके पास NTN नहीं है, आप टैक्स पेयर नहीं हो, आप अपने कंट्री में कोई बिजनेस नहीं करते, आप किस चीज़ पे, किस रीज़न पे या क्या आपके पास बेस है। बंदे ने कहा कि कनाडा ने बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ अपनी जो हैं चेंज की हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विजिट वीज़ाज अप्रूव हो रहे हैं, मेरा भी वीज़ा लग जाएगा। तो उसको ये नहीं पता था कि उसके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या कोई बेस नहीं है, कोई उसके पास ऐसा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको यूज़ करके वो उसका वीज़ा मिल सकता है। तो एक पूरे पासपोर्ट पे विजिट वीज़ा वो भी कनाडा का लेना मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन उसने बोला कि मैं अप्लाई करने वाला हूँ, लग गया तो छक्का, ना लगा तो तुक्का, ये उस बंदे की बात थी। तो देखें कोई भी विजिट वीज़ा है वो किसी बेस पे लगता है, ऐसे विजिट वीज़ा नहीं लगता। किसी भी एजेंट के पास जाएगा तो एजेंट जो मर्जी डॉक्यूमेंट लगाना चाहे वो अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेगा कि इस ये डॉक्यूमेंट्स लगा के हमें वीज़ा मिल सकता है। तो उस बंदे को मैं 100% कह सकता हूँ कि बंदों को पता भी नहीं होता कि एजेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें ऐड करते हैं कि ये आपका केस बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हो सकता है डॉक्यूमेंट लेजिटिमेट ना हो, फेक डॉक्यूमेंट हो, तो उस वजह से और प्रॉब्लम्स हो सकती। कोई भी चीज़ है उसका एक प्रोसेस होता है, अल्लाह का वास्ता है ये मेरी बात समझें। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो इनको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई चीज़ पूछनी है तो उसका कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो डालूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।